हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 10 विषय भूगोल खंड क इकाई 1 पाठ का नाम जल संसाधन भाग 3 कर रहे हैं। 1 और 2 भाग हम लोगों ने पहले ही देख लिया है, पढ़ लिया है। उन दोनों भाग का लिंक मेरे आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो जाकर उसको देख सकते हैं। तो आइए हम लोग इस पाठ को शुरू करें। आज का पहला हेडिंग है जल संकट। जल की अनुपलब्धता जल संकट के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी पर विशाल जल सागर होने एवं नवीकरणीय होने के बावजूद जल दुर्लभता एक जटिल समस्या है। जल संकट के भाव उत्पन्न होते ही मानस पटल पर सूखाग्रस्त या अनावृष्टि क्षेत्र का चित्र उपस्थित होने लगता है। जल संकट की स्थिति का आकलन किया जा सकता है। हम वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधन की उपलब्धता के समय और स्थान की भिन्नता से इनकार नहीं कर सकते हैं। प्रायः जल की कमी, इसके अतिशोषण, अति उपयोग एवं समाज के विविध वर्गों में जल की असमान वितरण से उत्पन्न होता है। इस पैराग्राफ का अर्थ हुआ कि जल की अनुपलब्धता अर्थात यानी कि जल की कमी या जल का उपलब्ध नहीं होना जल संकट कहलाता है। और पृथ्वी पर विशाल जल सागर है। यह विशाल जल सागर महासागर और सागर के रूप में है और यह मृदु जल नहीं है, खारा जल है, लवण युक्त जल है और इसलिए यह हमारे उस तरह से मृदु जल की तरह काम नहीं आने वाला है। इसलिए विशाल जल सागर होने के बावजूद जल दुर्लभता एक जटिल समस्या है। जल संकट का भाव जैसे ही हमारे मन मस्तिष्क पर आता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। वो बात यहाँ समझाया गया। जल सूखाग्रस्त होना या फिर अनावृष्टि अर्थात कि वर्षा कम होना, नहीं होना, इससे भी पता चलता है कि हमें बहुत तकलीफ़ होती है। और इस तरह से वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण भी जल की समस्या बनी रहती है। अत्यधिक वर्षा होती है तो जल उपलब्धता बनी रहती है, कम वर्षा होती है तो जल उपलब्धता कम हो जाती है। जल की कमी के कई कारण हैं। अति शोषण यानी कि बहुत ज़्यादा उसका शोषण हो, कृषि के रूप में, घरेलू उपयोग के रूप में, उद्योग के रूप में या फिर जल विद्युत बनाने ऊर्जा के रूप में, या फिर अति उपयोग हो। अति उपयोग से भी जल संकट बढ़ जाता है और इस तरह से जल का वितरण भी एक समान नहीं है, कहीं ज़्यादा कहीं कम है। स्वीडन के एक विशेषज्ञ फॉल्कन मार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। इससे कम जल उपलब्धता जल संकट कहलाता है। तो स्वीडन एक देश है और उस देश के एक विशेषज्ञ फॉल्कन मार्क ने कहा था कि यदि प्रति व्यक्ति को एक दिन में 1000 घन मीटर जल मिलता है तो उसे हम जल संकट नहीं कहेंगे और इससे कम मिलता है तो उसे हम जल संकट कहेंगे। आप जानते हैं कि किसी क्षेत्र में प्रचुर जल उपलब्धता के बावजूद वहाँ जल दुर्लभता व्याप्त हो जाती है। हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। बढ़ती जनसंख्या, उसकी मांग, जल के असमान वितरण भी जल दुर्लभता का परिणाम है। जलाधिक्य से न केवल जल का घरेलू उपयोग बढ़ता है बल्कि अधिक अनाज उत्पादन हेतु जल संसाधन का अतिशोषण कर सिंचित भूमि में भी अभिवृद्धि की जा रही है जिससे शुष्क ऋतु में कृषि की जा सके। तो इस पैराग्राफ में यह समझाया गया कि जल दुर्लभता बढ़ रही है और इसके कई कारण हैं। एक तो बढ़ती हुई जनसंख्या को ज़्यादा जल की ज़रूरत होगी, उनकी मांग बढ़ जाती है और इस तरह से जल के असमान वितरण भी जल दुर्लभता का परिणाम है। ज़्यादा जल होने से क्या होता है कि घरेलू उपयोग में जल की मात्रा का ज़्यादा उपयोग बढ़ जाता है, कृषि में उसका उपयोग बढ़ जाता है और इससे सिंचित भूमि भी बढ़ जाती है। लेकिन इन सभी की वजह से जल संकट बढ़ जाता है। शुष्क ऋतु में भी कृषि किया जा सके, गर्मी के सीजन में भी लोग खेती कर सकें, इसके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा भूमिगत जल का इस्तेमाल होने लगता है और सूर्य के प्रकाश से भी उस जल का
बहुत तेज़ी से वाष्पीकरण होने लगता है क्योंकि गर्मी का सीज़न होता है। तो इस वजह से जल संकट बढ़ता चला जाता है। अक्सर देखा जाता है कि किसान खेतों पर अपनी निजी कुएं और नलकूप के द्वारा भूमि सिंचित कर कृषि उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, परंतु जरा आप सोचिए इसका परिणाम क्या होगा। इससे भूमिगत जल स्तर नीचे गिर सकता है और जल की उपलब्धता में कमी आ जाएगी और जैव समुदाय में पेयजल के अभाव के साथ भोजन सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगा। तो यहाँ इस पैराग्राफ में यह समझाया गया कि जो थोड़े अमीर किसान होते हैं वो अपने निजी कुएं और नलकूप की व्यवस्था कर लेते हैं, यानी वो अपने खेतों में सिंचाई हर समय कर सकें, इसलिए वो मौसम पे निर्भर नहीं होते हैं और नलकूप बना लेते हैं और उससे सिंचाई करने लगते हैं। तो इससे भूमिगत जल का स्तर नीचे जाता है। वही बात यहाँ समझाया गया। आगे बताया गया कि जल की उपलब्धता में कमी आ जाएगी, जैव समुदाय में पेयजल के अभाव के साथ भोजन सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत में तीव्र गति से औद्योगिकरण नगरीकरण का विकास हुआ। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी अपने पैर जमा लिए हैं। उद्योगों की वजह से मृदु जल पर दबाव बढ़ रहा है। इन उद्योगों को संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी अधिकांश पूर्ति जल विद्युत द्वारा होती है। शहरों में बढ़ती आबादी और शहरी जीवन शैली के कारण जल और विद्युत की आवश्यकता में त्वरित वृद्धि हुई है। जहां नलकूप लगाकर जलापूर्ति के लिए अंधाधुंध शोषण हो रहा है और जल के भंडार तीव्र गति से घट रहे हैं। इस पैराग्राफ में यह समझाया गया कि तीव्र गति से औद्योगिकरण और नगरीकरण हो रहा है। औद्योगिकरण का मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित हो रहे हैं और उन उद्योगों को मृदु जल की आवश्यकता है। नगरीकरण हो रहा है। ग्रामीण व्यवस्था के बाद धीरे धीरे वो ग्रामीण क्षेत्र शहर में नगर में बदल रहे हैं और नगर में भी जल की आवश्यकता ज़्यादा होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी अब धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ रही है। तो इस तरह से नगरीकरण, औद्योगिकरण, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये सब अलग अलग कारण हैं जिसके वजह से उद्योगों को इस मृदु जल की आवश्यकता बढ़ गई है या शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की ज़रूरत बढ़ गई है और मृदु जल पे दबाव भी बढ़ गया है, क्योंकि शहर में विद्युत की ज़रूरत ज़्यादा होती है लोगों को या फिर उद्योगों को, सभी को। और यहाँ पर वही बात किया गया कि जल विद्युत भी पैदा किया जा रहा है। तो बढ़ती आबादी या शहरी जीवन शैली के कारण जल की ज़रूरत बढ़ गई है, विद्युत की ज़रूरत बढ़ गई है और इसके वजह से लोग नलकूप लगाकर जलापूर्ति कर रहे हैं, यानी बोरिंग करवा ले रहे हैं और उससे अपनी जल की ज़रूरत को पूरी कर रहे हैं। तो इससे बहुत तेज़ी से भूमिगत जल का भंडार घट रहा है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। तो यहाँ एक फैक्ट बताया गया है कि जल विद्युत भारत में बनता है और भारत की कुल विद्युत ज़रूरत का 22% जल विद्युत से प्राप्त होता है। अभी तक हमने जल संकट के मात्रात्मक पहलू पर चर्चा किया, परंतु हमारे देश में ऐसी भी परिस्थितियां हैं जहां जल की पर्याप्त मात्रा के बावजूद लोग प्यासे हैं। बता सकते हैं ऐसा क्यों? इस दुर्लभता का कारण है जल की खराब गुणवत्ता। तो अब हम लोग मात्रात्मक के बदले गुणवत्ता के बारे में समझेंगे। यह किसी भी राज्य या देश के लिए चिंतनीय विषय है। घरेलू एवं औद्योगिक अवशिष्टों, रसायन, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त होने वाले उर्वरक जल में मिल जाते हैं और जल की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित होती है। मानव के लिए अति नुकसानदेह है क्योंकि इससे लोग बीमार पड़ जाते हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल में कुछ भागों में जल के अतिदोहन से संखिया यानी आर्सेनिक नाम का रोग होता है। राजस्थान एवं महाराष्ट्र में इससे फ्लोराइड के संकेंद्रण में वृद्धि होती है। फ्लोराइड संबंधित बीमारी होती है राजस्थान और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। सीवेज और जलमल से भारत के अधिकांश नगरीय क्षेत्र में धरातलीय जल दुष्प्रभावित हो रहा है, यानी टॉयलेट का पानी जब इस क्षेत्र में जाता है तो उससे भूमिगत जल प्रभावित होता है, दुष्प्रभावित होता है। भारत की अधिकतर नदियां आज प्रदूषित हो गई हैं, चाहे वह नगरीकरण के कारण हो या औद्योगिकरण के कारण हो। तो
इन सभी वजहों से आज नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, या औद्योगिक अपशिष्ट की बात करें, रसायन कीटनाशक की बात करें जो कि कृषि में प्रयुक्त होता है, तो इन सभी वजहों से जल की गुणवत्ता खराब हो रही है और गुणवत्ता खराब होने से लोग जल की उपलब्ध होने के बावजूद प्यासे रह जाएंगे। एक फैक्ट है यहाँ पर, केवल कानपुर में 180 चमड़े के कारखाने हैं जो प्रतिदिन 58 लाख लीटर मल जल गंगा में विसर्जित करते हैं। तो एक चमड़े के कारखाने से, यहाँ पर सिर्फ एक चमड़े के कारखाने के बारे में बात किया गया, और ऐसे 180 चमड़े के कारखाने सिर्फ कानपुर शहर में, और ये प्रतिदिन 58 लाख लीटर गंदा जल, विषैला जल गंगा में प्रवाहित करते हैं, और इससे गंगा प्रवाहित होती है और उससे गंगा के जल की गुणवत्ता खराब होती है। उसी की यहाँ बात की गई है कि जल उपलब्ध होने के बावजूद लोग प्यासे रह जाते हैं। जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। अब हम लोग इस हेडिंग में देखेंगे कि जल को क्यों बचाना ज़रूरी है और कैसे हम बचा सकते हैं, ताकि उसकी मात्रात्मक पहलू भी बनी रहे और उसकी गुणवत्ता भी बनी रहे। आपने अनुभव किया होगा कि जल संसाधन को सीमित आपूर्ति, तेजी से फैलते प्रदूषण एवं समय की मांग को देखते हुए जल संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन अपरिहार्य है, जिससे स्वस्थ जीवन, खाद्यान्न सुरक्षा, आजीविका, उत्पादन अनुक्रिया को सुनिश्चित किया जा सके, नैसर्गिक परिवर्तनों के निम्नीकरण पर विराम लग सके। इस पैराग्राफ में यह बताया गया कि जल संरक्षण या उसका प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, और यदि हम ऐसा करते हैं तो इससे हमें स्वस्थ जीवन मिलेगा, खाद्यान्न सुरक्षा यानी कि हमें अनाजों की कभी कमी नहीं होगी, आजीविका यानी हमारा जीवन भी चलता रहेगा और उत्पादन भी होता रहेगा। उद्योगों की बात हो रही है, तो हमें जल प्रबंधन और संरक्षण दोनों करना होगा। जल संसाधन के दुर्लभता का या संकट निवारण हेतु सरकार ने सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृत किया। कालांतर में कई समस्याओं के उभरने के कारण इसे संशोधित कर राष्ट्रीय जल नीति 2002 के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके अंतर्गत सरकार ने जल संरक्षण हेतु निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखकर योजनाओं को निर्मित किया। तो यहाँ इस पैराग्राफ में बताया गया कि सरकार ने जल संरक्षण एवं प्रबंधन की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति बनाई और इसी का नाम संशोधित किया गया, और साथ में इसमें कई और चीज़ों को शामिल किया गया और इसे राष्ट्रीय जल नीति 2002 के रूप में प्रस्तुत किया। आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ज़रूरी बातों को कहा गया। जल की उपलब्धता को बनाए रखना होगा, जल को प्रदूषित होने से बचाना होगा, प्रदूषित जल को स्वच्छ कर उसका पुनर्चक्रण यानी हमें फिर से इस्तेमाल योग्य बनाना होगा। इस संदर्भ में अग्रांकित संरक्षण विधियां कारगर सिद्ध हो सकती हैं। तो यहाँ पर नीचे कुछ जल के संरक्षण के बारे में बताया गया है कि ये क्या क्या विधियां हो सकती हैं। पहला, भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने जल मिशन संदर्भ देकर भूमि जल पुनर्पूर्ति पर बल दिया था, जिससे खेतों, गांवों, शहरों, उद्योगों को पर्याप्त जल मिल सके। इसके लिए वृक्षारोपण, जैविक कंपोस्ट खाद का प्रयोग, वेटलैंड्स का संरक्षण, वर्षा जल का संचयन एवं जल मल शोधन पुनर्चक्रण जैसे क्रियाकलाप उपयोगी हो सकते हैं। तो भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति के लिए राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने जल मिशन नाम का एक मिशन स्टार्ट किया था, और वो उनका कहना था कि हम यह भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति कैसे कर सकते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जैविक या कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना चाहिए, वेटलैंड्स का संरक्षण करना चाहिए, यानी जो भीगे हुए क्षेत्र हैं, चाहे वो वर्षा के कारण हो या फिर नदी के, तो ऐसे वेटलैंड्स को हमें संरक्षण करना चाहिए। और वर्षा जल का भी संचयन करना चाहिए, यानी उसे भी हमें जमा करना चाहिए। लोगों के छतों, घर के छतों पे जो वर्षा जल जमा होता है उसे पाइप के माध्यम से हम भूमिगत जल तक पहुंचा सकते हैं, या फिर संचयन कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, या फिर जो मल जल है उसका हम पुनर्चक्रण कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कारण थे जिससे हम
भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति बढ़ा सकते हैं। एक फैक्ट है, शहरीकरण, भवन निर्माण, रेल मार्ग, सड़क पक्कीकरण भूमि जल पुनर्पूर्ति के लिए बाधक तत्व हैं। तो शहरीकरण हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा शहर बन जाते हैं, भवन निर्माण होता है, रेल मार्ग का निर्माण होता है या फिर सड़क का पक्कीकरण होता है, तो इन सभी कारणों से क्या होता है कि भूमिगत जल पुनर्पूर्ति नहीं हो पाता है, रिचार्ज नहीं हो पाता है और ये सब उसके लिए बाधा बन जाते हैं। और इस तरह से ज़मीन के द्वारा, भूमि के द्वारा, मिट्टी के द्वारा जल का अवशोषण रुक जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि ये शहरीकरण, भवन निर्माण, रेल मार्ग, सड़क पक्कीकरण से ऊपर में हम सीमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसकी वजह से भूमि जल को अवशोषित नहीं कर पाती है, कम कर पाती है और वही बात यहाँ समझाया गया कि भूमिगत जल पुनर्पूर्ति बाधक हो जाती है। दूसरा कारण है जल संभर प्रबंधन, वाटर शेड मैनेजमेंट। जल प्रवाह या जल जमाव का उपयोग कर उद्यान, कृषि वानिकी, जल कृषि, कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इससे पेयजल आपूर्ति भी की जा सकती है। इस प्रबंधन को छोटे इकाइयों पर लागू करने की आवश्यकता है। इस पैराग्राफ में यह समझाया गया कि जल प्रवाह या जल जमाव का उपयोग कर हम उद्यान में, कृषि वानिकी में या फिर जल कृषि में, इसको इंग्लिश में हम लोग हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, या फिर कृषि में उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और इससे भी हम वाटर शेड मैनेजमेंट कहते हैं। और ये भी एक अन्य कारण है जिसके जरिए हम जल की संरक्षण कर सकते हैं। तीसरा, जिसके माध्यम से हम जल संरक्षण कर सकते हैं, तीसरी विधि है तकनीकी विकास। तकनीकी विकास से तात्पर्य है ऐसे उपक्रम जिससे जल का कम से कम उपयोग किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लिया जा सके। ऐसे अलग अलग तरीके तकनीकी विकास क्या हैं, तो इसको हम ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई या फिर सूक्ष्म फुहार, माइक्रो स्प्रिंकल से सिंचाई करें या सीढ़ी नुमा खेती करें, तो इससे हम जल वृद्धि कर सकते हैं, जल संकट से उबर सकते हैं। तो ये तकनीकी विकास है जिसमें हमें ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहार या फिर सीढ़ी नुमा खेती करनी चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग, वर्षा जल संग्रहण एवं उसका पुनर्चक्रण। इस हेडिंग में हम लोग देखेंगे कि वर्षा जल को हम जमा करेंगे और फिर उसका हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ एक फैक्ट बताया गया है, भूमिगत जल का 22% भाग का संचय वर्षा जल का भूमि में प्रवेश करने से होता है। इस फैक्ट में यह समझाया गया कि जो भी वर्षा जल है, उस वर्षा जल का बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 22% हिस्सा भूमि में प्रवेश करती है, भूमि अवशोषित कर लेती है और इससे भूमिगत जल का 22% हिस्सा बढ़ जाता है। तो यह 22% हिस्सा भूमिगत जल का बढ़ने का कारण क्या है? वर्षा जल का भूमि में प्रवेश करना। आप जान चुके हैं कि जल दुर्लभता एवं उसका निम्नीकरण वर्तमान समय की एक प्रमुख समस्या बन गई है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विफल होने या इसके विवादास्पद होने के कारण वर्षा जल संग्रहण एक लोकप्रिय जल संरक्षण का तरीका हो सकता है। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण एवं जल संग्रहण ढांचे पाए जाते थे। तत्कालीन भारत को वर्षा पद्धति एवं मृदा गुणों का गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितियों में वर्षा जल, भौम जल, नदी जल, बाढ़ जल के उपयोग के अनेक तरीके विकसित किए थे। पहाड़ी क्षेत्रों में गुल तथा कुल, पश्चिम हिमालय जैसी वाहिकाएं नदियों की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई हैं। पश्चिम भारत, खासकर राजस्थान में पेयजल हेतु वर्षा जल का संग्रहण छत पर करते थे। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाने का चलन था। शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता था। इससे मृदा सिंचित कर खेती की जा सके। उसे राजस्थान के जैसलमेर में खादीन तथा अन्य क्षेत्रों में जोहड़ के नाम से पुकारा जाता है। राजस्थान के बीरानो, फलौदी एवं बाड़मेर जैसे शुष्क क्षेत्रों में पेयजल का संचय भूमिगत टैंक में किया जाता है, जिसे टांका कहा जाता है।
यह प्रायः आंगन में हुआ करता है, जिसमें छत पर संग्रहित जल को पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इस कार्य में राजस्थान की एनजीओ तरुण भारत संघ पिछले कई वर्षों से कार्य कर रही है। मेघालय के शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण आज भी परंपरागत रूप में प्रचलित है। इस पैराग्राफ में बताया गया कि जल का संग्रहण एवं उसका पुनर्चक्रण हमें करना चाहिए, और यहाँ आगे समझाया गया कि ये कई तरीके हो सकते हैं जिससे हम वर्षा जल संग्रहण या उसका पुनर्चक्रण कर सकते हैं। और यहाँ पर वो उन तरीकों के बारे में बताया गया, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में गुल या कुल पश्चिम हिमालय जैसी वाहिकाएं हैं जो नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए की जाती हैं इस्तेमाल। या फिर राजस्थान में पेयजल हेतु वर्षा जल का संग्रहण छत पर किया जाता है। या फिर पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाई जाती हैं। या फिर शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढे का निर्माण किया जाता है। तो ये कुछ अलग अलग कारण हैं जिससे हम वर्षा जल का संग्रहण कर रहे हैं और उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। राजस्थान के जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ के नाम से पुकारा जाता है, जिसमें हम मृदा सिंचित करते हैं खेती के लिए। राजस्थान के बिरानो, फलौदी, बाड़पेड़ जैसे शुष्क क्षेत्रों में पेयजल का संचय भूमिगत टैंक में किया जाता है। यह भूमिगत टैंक एक रूम के आकार का, एक कमरे के आकार का होता है, और यह लोग जहाँ अपना घर बनाए हैं उस घर के नीचे बरामदे में यह टैंक लगभग बना होता है, और इसका एक पाइप से छत से जुड़ा होता है। छत पर जो भी वर्षा जल संग्रह होता है उसे पाइप के दो जरिए उस भूमिगत टैंक में पहुंचा दिया जाता है। उस भूमिगत टैंक को हम टांका कहते हैं। इसी के बारे में यह बताया गया। तो राजस्थान में यह कार्य एक एनजीओ के द्वारा होता है, जिसे हम तरुण भारत संघ के नाम से जानते हैं। मेघालय के शिलांग में भी छत वर्षा जल संग्रह किया जाता है, और यहाँ यह परंपरागत तरीके से किया जाता है। एक फैक्ट, मेघालय स्थित चेरापूंजी एवं माउसिनराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, जहाँ पेयजल संकट का निवारण लगभग 25% छत जल संग्रहण से होता है। तो यहाँ पर मेघालय के बारे में बताया गया कि यहाँ चेरापूंजी और माउसिनराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, और यहाँ पेयजल का संकट भी है। तो सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है कि चेरापूंजी और माउसिनराम में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और यहाँ के लोग जल संकट झेलते हैं। तो उसका निवारण क्या है? छत जल संग्रहण। उसी के बारे में यहाँ बताया गया कि मेघालय के शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण किया जाता है, परंपरागत तरीके से किया जाता है, और लोग इससे अपने पेयजल की समस्या दूर करते हैं। हैंडपंप के माध्यम से पुनर्भरण। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यह छत है। छत का एक कनेक्शन इस पाइप से जुड़ा हुआ है, और इस पाइप से यहाँ पर एक टंकी जैसा बनाया हुआ है। यहाँ चापाकल है। ये वर्षा की कुछ बूंदें दिखाई जा रही हैं। तो इस तरह से हैंडपंप के माध्यम से भी पुनर्भरण किया जा सकता है। और एक दूसरा चित्र संख्या घ दिखाया गया है। बेकार पड़े कुएं के माध्यम से भी पुनर्भरण यानी छत वर्षा जल संग्रहण किया जा सकता है। तो यहाँ भी एक घर है, एक छत है, और यहाँ एक पाइप से कनेक्टेड है, और यह कुआं में जाकर पानी जमा हो रहा है। तो इससे बेकार पड़े कुएं में भी हम छत के जरिए वर्षा जल का संग्रहण कर रहे हैं। तो ये दो अलग अलग माध्यम बताया गया, जिसके जरिए एक में हैंडपंप से और दूसरे में कुएं को हम फिर से पुनर्जीवित कर रहे हैं। और इस तरह से हम यह देखने समझने का कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम वर्षा जल का पुनर्भरण कर सकते हैं, या फिर हम फिर से भूमिगत जल की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। पश्चिम राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के विकास से इस क्षेत्र को 12 मासी पेयजल उपलब्ध होना संभव हो सका। यहाँ वर्षा जल संग्रहण की उपेक्षा हो रही है, जो खेदजनक है, परंतु कुछ घरों में आज भी टांका उपलब्ध है। तो पश्चिमी राजस्थान में आज के डेट में हरियाली आ चुकी है। वहाँ इंदिरा गांधी नहर परियोजना है,
और इसकी वजह से इस क्षेत्र में भरपूर कृषि होती है और लोग वर्षा जल संग्रहण अब छोड़ दिए हैं। लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी घरों के बरामदे में बड़े बड़े टांका ज़मीन के नीचे बनाए गए हैं और वहाँ वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित गंडाथुर गांव में छत जल संग्रहण की व्यवस्था 200 घरों में है, जो जल संग्रहण की दिशा में एक मिसाल है। इसके ढांचों की जानकारी चित्र संख्या 3.4 से स्पष्ट है। वर्तमान समय में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सहित कई राज्यों में वर्षा जल संरक्षण एवं पुनर्चक्रण किया जा रहा है। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर कर्नाटक मैसूर के गंडाथुर गांव के बारे में बताया गया। यहाँ 200 घरों में छत वर्षा जल संग्रहण किया जाता है और यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस क्षेत्र के लिए। आगे बताया गया कि कुछ और अन्य राज्य जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में भी छत वर्षा जल संग्रहण किया जाता है और उसे पुनः चक्रण यानी कि फिर से इस्तेमाल योग्य बना लिया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है सोन परियोजना एक अध्ययन। स्वतंत्रता उपरांत भारत में आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक सहित समग्र विकास के उद्देश्य से जल संसाधन के उपयोग हेतु योजनाएं तैयार की गई। नदी घाटी जल के बहुआयामी उपयोग के कारण इस परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना की संज्ञा भी दी गई, जिस पर पूर्व में चर्चा की जा चुकी है। इस पैराग्राफ में यह बताया गया कि हम लोग एक परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। यह सोन परियोजना है और इस सोन परियोजना में बताया गया कि हम लोग इसका डिटेल तो आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ यह समझाया गया कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक हर क्षेत्र में हमें अपना विकास करना था और इसके लिए जल संसाधन पर हमें निर्भरता बढ़ रही थी। तो इसलिए हमें जल संसाधन की उपलब्धता बनी रहे के लिए भी कई जरूरी कार्य करने थे। बिहार में भी इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कई परियोजनाएं बनाई गई, जिसमें 3 प्रमुख हैं: सोन परियोजना, गंडक परियोजना, कोसी परियोजना। तो आइए हम लोग सोन के बारे में पहले देखते हैं। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजनाओं के साथ साथ यहाँ की पहली परियोजना है। ब्रिटिश सरकार ने सिंचित भूमि में वृद्धि कर अधिकाधिक फसल उत्पादन की दृष्टि से इस परियोजना का विकास 1874 में किया था। इसमें डेहरी के समीप पूर्व एवं पश्चिम दिशाओं से नहरें निकाली गई। इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। तो हम लोग सोन नदी घाटी परियोजना के बारे में देख रहे हैं और ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र को विकसित किया और इस परियोजना का विकास 1874 में किया। डेहरी के समीप ये पूरब और पश्चिम 2 दिशाओं से नहरें निकलती हैं। इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। पूरब की नहर से पटना, गया, औरंगाबाद जिले की लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। इस नहर की पश्चिमी शाखा से 3 उप शाखाएं निर्माण हुई है। पहली शाखा भोजपुर, दूसरी शाखा बक्सर और तीसरी शाखा चौसा क्षेत्र में है और इस प्रकार से ये त्रिशाखाएं रोहतास, बक्सर और भोजपुर 3 जिलों को प्रभावित करती हैं। सुविकसित रूप से यह नहर 3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यह सोन नदी घाटी परियोजना बनाई गई है। यहाँ पहला नहर है, ये पटना नहर है, यहाँ आरा नहर है, यहाँ पर हम लोग औरंगाबाद नहर के बारे में देख रहे हैं, यहाँ जहानाबाद, यहाँ पर पटना, यहाँ पर भभुआ नहर, यहाँ चौसा नहर, यहाँ बक्सर नहर और इस तरह से यह पूरा का पूरा क्षेत्र जो बना हुआ है यह सोन नदी घाटी परियोजना है और यह 3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित कर रहा है और कई जिलों तक इस सोन नदी का पानी नहर के माध्यम से कृषि कार्य में उपयोग हो रहा है और साथ में अन्य घरेलू उपयोग के लिए भी उपलब्धता बढ़ रही है। 1968 में इस परियोजना के डेहरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इंद्रपुरी नामक स्थान पर बांध लगाकर बहुउद्देशीय परियोजना के रूप देने का प्रयास किया गया। इससे पुराने नहरों जल का बैराज से पुनर्पूर्ति, नहरी विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हुआ। यही वजह है कि सोन का यह सूखाग्रस्त प्रदेश आज बिहार का चावल का कटोरा यानी राइस बाउल ऑफ बिहार के नाम से विभूषित हो रहा है। तो
यहाँ पर यह भी बताया गया कि यह जो पूरा का पूरा सोन नदी घाटी परियोजना है, यह आज के डेट में हम इसे बिहार का चावल का कटोरा भी कहते हैं। इस परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन हेतु शक्ति गृह भी स्थापित हुए हैं। पश्चिमी नहर पर डेहरी के समीप शक्ति गृह की स्थापना की गई है, जिससे 6.6 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस नदी घाटी परियोजना से हम जल विद्युत भी बना रहे हैं। आगे इस ऊर्जा का उपयोग डालमिया नगर के एक बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान के रूप में उभर रहा है। इसके अतिरिक्त पूर्वी नहर शाखा पर बारूण नामक स्थल पर भी शक्ति गृह लगाए गए हैं, जहां 3.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो एक क्षेत्र हो गया डालमिया नगर, 6.6 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है, और दूसरा हो गया बारूण नामक स्थल, जहां पर 3.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है। आगे सोन की सहायक नदी रिहंद के जल का उपयोग उत्तर प्रदेश सरकार करती है, जिससे सोन को जल की कमी झेलनी पड़ती है। बिहार सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से वार्ता के माध्यम से सार्थक समाधान के लिए पहल कर रही है। तो यहाँ पर एक अन्य फैक्ट उत्तर प्रदेश के बारे में बताया गया कि उत्तर प्रदेश में भी एक रिहंद नाम की नदी है, सहायक नदी, और इस रिहंद नाम की नदी से सोन में जलापूर्ति बढ़ती है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस रिहंद के जरिए अपने राज्य में उसका इस्तेमाल कर रही है, और जिससे सोन नदी में जल स्तर कम हो जाता है, और यह बिहार के लिए एक समस्या है। तो यह समस्या बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार आपस में बात करके इसका समाधान निकाल रही है। बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना कदवन जलाशय योजना के नाम से जानी जाती थी। इस योजना के विकास के लिए भी एक बांध का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके निर्माण से सोन परियोजना की सिंचाई को स्थायित्व मिल सकेगा, और साथ ही 450 मेगावाट जल विद्युत की भी उत्पादन हो सकेगा। यद्यपि इसके स्रोत 3 राज्यों के अधीन है, जिसमें बिहार झारखंड की समन्वित सहमति बन चुकी है। उत्तर प्रदेश की सहमति अभी प्रतीक्षित है। यह 3 राज्य कौन हो गए? बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश। और इस तरह से इसके माध्यम से 450 मेगावाट जल का उत्पादन बढ़ सकता है। इसके अंतर्गत NHPC इस बांध का निर्माण जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से करेगा, तथा जल संसाधन विभाग जल की आवश्यकता अनुसार इस नहर प्रणाली का सिंचाई हेतु संचालन भी कर सकेगा। NHPC संबंधित राज्यों के बीच सहमति एवं केंद्रीय जल आयोग इस परियोजना को स्वीकृत करने की कार्यवाही कर रही है। इस परियोजना का बिहार जल विद्युत परियोजना द्वारा भी प्रबंधन कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त भी बिहार अंतर्गत कई नदी घाटी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इसके विकास की आवश्यकता है, जिसमें दुर्गावती जलाशय परियोजना, ऊपरी किऊल जलाशय परियोजना, बागमती परियोजना तथा बरनार जलाशय परियोजना प्रमुख है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस जल संसाधन में देखा कि जल एक बहुत ज़रूरी संसाधन है, और हमें इसका हमेशा संरक्षण और प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे कई उपयोग आता है, जिसमें घरेलू उपयोग, कृषि उपयोग, उद्योग के लिए उपयोग, या फिर ऊर्जा निर्माण के लिए उपयोग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको मेरा आज का यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को, अपने मित्रों को भी इस चैनल के बारे में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।